हेलो एवरीवन। अभी जो बच्चों लेटेस्ट पेपर हुआ है नीट 2026 में, री नीट जिसे हम बोल रहे हैं, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। कोड 50 है पेपर का कोड 50 है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है पेपर। अच्छा पहले मैं थोड़ा सा बता दूं 2 मिनट का। पेपर पिछली बार के मुकाबले भारी है, इज़ इट क्लियर। और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करें तो 2025 में जो पेपर आया था उससे भी भारी है केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है इसमें, इज़ इट क्लियर। चलो देखो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? तो आपको दिख रहा है ये पहली रिएक्शन बच्चों, वेट अ मोमेंट, फर्स्ट रिएक्शन है ये। फर्स्ट रिएक्शन आप पहचानो क्या है? फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आता है स्टार्टिंग में वो ये आता है, बेंजीन के ऊपर ये COCH3 ग्रुप आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन। एंड देन एसाइलेशन में देखो COCH3 ग्रुप है और यहाँ पे नीचे एक रिएजेंट लिखा है NaOCl। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि हमें COCH3 ग्रुप देखना होता है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? COONA प्लस एक कंपाउंड आ जाएगा Cl है तो एक पॉइजनस कंपाउंड आएगा विच इज कॉल्ड CHCl3, जिसे हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल है। तो दोनों कंपाउंड आ गए। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन में आप देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सोडियम सॉल्ट बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, Q इज प्राइमरी अल्कोहल। देखो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। इस हिसाब से P एंड Q आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। P गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन एसिडिफिकेशन। हाँ, इसको अगर हम एसिड से ट्रीट कराएंगे तो Na हट के फिर से एसिड बन जाएगा। तो देखो ये यहाँ जो लिखी हुई बात है वो भी क्लियर सही है। पॉइजनस गैस, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म इज अ पॉइजनस गैस, ये भी है। तो करेक्ट हो गया बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसको। FeOX का होल थ्राइज -3, ठीक है। तो आपको पता है ये ऑक्सिलेट है। OX का मतलब होता है बच्चों ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेट आयन जब 3 बार जुड़ा होता है, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड 3 बार जुड़ा होता है, तो NCERT में इसका एग्जांपल दे रखा है, वो कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आप NCERT का एग्जांपल देखेंगे, उसमें जाके डायग्राम बना रखा है। जब आप मिरर रखेंगे तो मिरर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सॉरी ये वाला ऊपर वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये कायरल देता है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? ट्रांस। इसका अगर हम ट्रांस बना दें इस तरीके से, इसका ट्रांस बना दें क्रोमियम, तो ट्रांस में देखो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स 2 ऊपर आएंगे, H2O एंड H2O। आप सभी को पता है बच्चों ट्रांस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांस मॉलिक्यूल के अंदर OX हैं ये, जैसे OX, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बेसिस पर तो किसी भी चीज़ में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या एनी काइंड ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और उसका कायरल कैसे देखेंगे? तो कायरल तो हम ऑप्टिकली एक्टिव में देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भी कायरल है क्या? नो, ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक। तो ऑप्शन देख लो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देखेंगे तो इसका आंसर आ गया बच्चों थर्ड। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड। ये भी एक सरल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अभी तक कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल टाइप क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर से ये लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो एक छोटा सा मॉलिक्यूल दे रखा है आपको। क्वेश्चन है द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ एम्प्टी p ऑर्बिटल। वेरी गुड। तो p ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं।
ठीक है। अच्छा, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से रेजोनेंस भी कर रहा है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डोनेशन हो रहा होगा और यहाँ वाले हाइड्रोजन से ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी कर रहा है। यू नो दैट पॉजिटिव चार्ज हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है अल्फा हाइड्रोजन से, और डबल बॉन्ड से ये रेजोनेंस क्रिएट करेगा। तो डबल बॉन्ड इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो फिल्ड पी ऑर्बिटल, तो सिग्मा बॉन्ड, तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड, और ये वाले जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो फिल्ड पाई और फिल्ड सिग्मा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिग्मा स्टार से कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे ले सकते हैं? इज इट क्लियर? तो बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्डिंग में हम क्या लेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन लेंगे? बॉन्डिंग में हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेंगे, लाइक सिग्मा एंड पाई, बॉन्डिंग वाले। इज इट क्लियर? तो आंसर विल बी फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन द पोटाश एलम द रेशियो ऑफ के एंड SO4। इसमें बहुत हम पढ़ाते हैं पी ब्लॉक्स के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम। समझ पा रहे हो बच्चों? इसमें पूछा है कि पोटेशियम और सल्फेट का रेशियो बता दो। तो पोटेशियम कितने यहाँ पर 2 हैं, तो 2 लिख दिए। सल्फेट कितने, 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो टोटल 4 हैं। तो 1 2 से डिवाइड कर दो, तो 1:2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1:2 इज द आंसर। समझ पा रहे हो? वेरी सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये एक बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया है, तो सिंपल है। इसमें क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ, बीटा प्लेटेड शीट। ये सब बायोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, तो बायो रिलेटेड क्वेश्चन है, हर एक बच्चे का आंसर सही है। इसमें देख लेना स्टेटमेंट ये करेक्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है? आप NCERT पढ़ सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो टेक्निकल कोई क्वेश्चन है उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो ये क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स से आया हुआ है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में क्या है, जो केमिस्ट्री के सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है, कर नहीं सकते बच्चे, कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाना चाहिए था, ठीक है? तो फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में वहाँ से हम रिमूव कर चुके हैं NCERT से भी। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो मैं इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ। वैसे आप अगर इसको फिजिक्स में सीखे हुए हो तो फिजिक्स वाले मेथड से आप कर लेना। इज इट क्लियर? तो मैं इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ। आई थिंक 3rd है इसका आंसर, ये वाला आंसर है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप फिजिक्स वाले मेथड से कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन आया, अच्छा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है, इसको देखते हैं बच्चों। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट, ठीक है? ऑर्डर बताना है सॉल्युबिलिटी का। अच्छा, आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए KSP दे रखे हैं, KSP दे रखे हैं, तो रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन KSP एंड सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बना सकते हैं। KSP देखो हम रिलेशन बनाते हैं, ये 2 आयंस हैं, तो इसके लिए KSP की रिलेशन हो जाएगी S², आप सभी को आता होगा। इसके लिए देखो यहाँ S, यहाँ 2S, तो 2S का स्क्वायर एंड S का स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं KSP इसका क्या आ जाएगा, 4S³। अच्छा, इसका Hg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 4S³ आ जाएगा। इसका भी KSP कितना आ जाएगा, 4S³ आ जाएगा। अब यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो, देखो ये वैल्यू कम है तो इसका रूट, इसका क्यूब रूट और भी कम आ जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, और भी कम आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो क्यूब रूट और भी कम आ जाएगा, मतलब 10 की पावर माइनस, और माइनस की पावर अगर कम होती है तो वैल्यू ज़्यादा होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाले की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इसमें सबसे आगे यही वाला ऑप्शन दिखाई देना चाहिए। अच्छा, ये तो एक ही ऑप्शन में है, तो यही आंसर आ गया, सरल सी बात है। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, और क्यूब रूट 10 की पावर -15 का सबसे कम आएगा, और सबसे कम नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, सबसे कम नेगेटिव वैल्यू वाले का आंसर सबसे ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हो? वेरी गुड। तो सबसे आगे कौन सा आ गया, जिंक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आप इसी मेथड से लगा के देखोगे तो AgBr बीच में आएगा और Ag2Cl2 लास्ट में आएगा, तो आंसर विल बी 4th। समझ पा रहे हो? वेरी इजी, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को एक्सेप्शन लिखवाता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ, ClF_Bri, ठीक है? रीज़न भी ये एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन के रीज़न लिखवाए जाते हैं। अगर रीज़न को देखें तो जो फ्लोराइड आयन होता है, जो फ्लोरीन होता है, वो एक्सेप्शनली स्मॉल इन साइज़ होता है,
बहुत काफ़ी स्मॉल होता है साइज़ में। तो होता क्या है एक्चुअल में, जब इलेक्ट्रॉन अटैक करने आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अटैक करने आते हैं तो रिपल्सन क्रिएट होता है। किस किस के बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में जो रिपल्सन क्रिएट होता है, उसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने में दिक्कत होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज लेस देन Cl। तो ये आंसर आ गया। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया, समझ पा रहे हो, रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिया। अगला स्टेटमेंट क्या है? फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ दीज ये दे रखा है आपको, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन के लिए हर बच्चे को पता होता है कि ये दोनों वैल्यू जीरो होती है। आप कहीं पे एनसीईआरटी पढ़ते हो, सब बच्चे लेके जाते हो कि जो एंथैल्पी चेंज, मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है। इज इट क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, पहला स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अगला स्टेटमेंट लिखा है नो इंटरेक्शंस अकर बिटवीन पी एंड क्यू। नहीं, समझ पा रहे हो, इंटरेक्शन होते हैं यार, ऐसा थोड़ी है, इंटरेक्शन तो होंगे ना, लेकिन इक्वल इंटरेक्शंस होते हैं, समझ पा रहे हो। तो इट मीन्स जो ये स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है, मतलब इंटरेक्शन होते हैं लेकिन इक्वल इंटरेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही ए इज करेक्ट, आर इज सॉरी ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, तो आर इज नॉट करेक्ट। थर्ड आंसर आना चाहिए 54 का, बहुत बढ़िया, 54 का एग्जैक्टली थर्ड आंसर है। समझ पा रहे हो बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन है। आइडियल सोल्यूशन, चैप्टर नेम कौन सा है? सॉल्यूशन चैप्टर से ये पेपर आ रखा है। इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये अमाइनो एसिड से क्वेश्चन आया लेकिन ये क्वालिटेटिव एनालिसिस इसमें डाल दी है, ठीक। तो द अमाइनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटमेंट इट्स सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नाइट्रोक्लोराइड। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस में, नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जो होता है सल्फर एटम के लिए होता है। तो हमें बस ये चेक करना है कि कौन से अमाइनो एसिड में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है मैथ्योनिन है। आप याद करते हैं, टेबल होती है, मैं बच्चों से बोलता हूँ कि एटलीस्ट जो अमाइनो एसिड्स के नेम हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी टेबल याद करो, ठीक है। तो टेबल याद जिसको होगी वो ये करेक्ट आंसर लगा देगा, मेथियोनिन, ठीक है। ईजी क्वेश्चन, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल आता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, इसके दे रखे हैं और पूछा किसका है, इसका, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन एक पिछले वाले नीट वाले पेपर में भी आया था, शायद फॉर्मेट चेंज है, सवाल वही है। हम देखते हैं इस सवाल को। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्मॉल कर दूं, वेरी गुड, अब आपको दिखेगा, बहुत बढ़िया। तो आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है, तो मैं तरीका अगर बताऊं तो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन लिखो, Fe+3 से Fe, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर जोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो पोटेंशियल दे रखा है वो ये दे रखा है, सही हो गया। अब मैं दूसरी रिएक्शन, मैं तरीका बता दे रहा हूं, देखो बट कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। Fe से Fe, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो इसके लिए भी पोटेंशियल दे रखा है, वेरी गुड। अब जरा देखो हमें क्या चाहिए, हमें एक रिएक्शन चाहिए। सबसे पहले हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए, हम साइड में लिख लेते हैं। हमें Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन से हमें Fe+2 चाहिए, ठीक है। अब इन रिएक्शनों को देखो, हमें एक्चुअल में इस तरह का क्वेश्चन करना होता है कि जो रिएक्शन है उसकी मदद से ये वाली इक्वेशन कैसे बन सकती है, दिस इज द सोल्यूशन। मतलब इस तरीके से करना है क्वेश्चन की अप्रोच ही है। तो Fe+3 तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में और ओरिजिनल इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड में है, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है कि Fe+2 राइट हैंड साइड में, लेकिन इस इक्वेशन में इधर दिया है, तो हम इस इक्वेशन को पलट सकते हैं, हम इस इक्वेशन को पलट सकते हैं। तो जब हम पलटेंगे इस इक्वेशन को तो इसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको पलट के लिखूं तो यहां पर हम लिख सकते हैं Fe+2 और यहां पर पलट दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दें तो 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब ये आ सकता है। अब नोटिसेबल पॉइंट क्या है, नोटिसेबल पॉइंट ये है कि यहां पर डायरेक्ट हम ऐड करके उनके पोटेंशियल नहीं जोड़ सकते, हमें पहले इसका डेल्टा G1 निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा G2 निकालना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल डेल्टा G से हमारा आंसर आएगा। तो तरीका मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, अगर कॉपी पे करोगे बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें इसको डेल्टा G1, डेल्टा G1 कितना होगा, फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल। तो जो आपको ये E0 सेल दे रखा है,
इसका ये यहां पुट कर दोगे, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पुट कर दोगे, f को ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है, f ऐसे ही रहेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा G1। बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप इसका डेल्टा G2 निकालोगे, डेल्टा G2 आएगा माइनस का NF E0 सेल से। फिर से अब इस वाली रिएक्शन का E0 सेल यहां से पुट करोगे और इस वाले रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन यहां पुट करोगे, F ऐसे ही रहने दोगे। अब फाइनली हम लिखेंगे इस इक्वेशन के लिए डेल्टा G फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब यहां पर दोनों वैल्यू डालोगे और इसको ओपन कर लोगे, माइनस NF फाइनल E0 सेल, ठीक है, फाइनल। तो ये F जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अपने आप बैलेंस हो जाएंगे और ये E0 फाइनल आ जाएगा, E0 फाइनल आ जाएगा। अब ये E0 फाइनल जो आएगा, इसकी जो मैं वैल्यू आएगी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वैल्यू आएगी 0.76। तो आंसर विल बी दिस। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन सरल है, तरीका मैंने बताया है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट E0 सेल को जोड़ना घटाना नहीं होता है, पहले हम डेल्टा G कैलकुलेट करते हैं, फिर फाइनल इक्वेशन के डेल्टा G से E0 सेल निकाला जाता है। दिस इज द प्रॉपर अप्रोच, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, आंसर करेक्ट बता दिया है, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, इन एसिडिक मीडियम, ये है 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, ये KMnO4 है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। KMnO4 की स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ मोलैरिटी में निकालनी है। वेरी सिंपल है, इसका आपको दिया है। तो आप सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में भी सिखाता हूं बच्चों को कि अगर कोई रिएक्शन दे रखी है आपको, ठीक है, तो हमें जिन जिन के बीच में रिएक्शन हो रही है उनके इक्विवेलेंट्स को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा अपना आंसर तुरंत आ जाता है। समझ पा रहे हो? तो रिएक्ट कौन कर रहा है, ऑक्सैलिक एसिड, किससे कर रहा है, KMnO4 से। समझ पा रहे हो? तो ऑक्सैलिक एसिड, अब बात आती है यहाँ पर एन फैक्टर की। तो जब आप एन फैक्टर्स निकालोगे ऑक्सैलिक एसिड का, तो आपको पता है C2O4 -2 ऑक्सलेट आयन है, यहाँ पर कितना आता है +3, और ये किस में जाता है CO2 में +4 में। तो यहाँ पर कितने का चेंज आया, यहाँ पर आया चेंज 1 का, लेकिन 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, मतलब एन फैक्टर कितना आ गया 2। और आपको याद होगा KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है। बस जिसने एन फैक्टर सही लगा दिए उसका आंसर सही आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले वॉल्यूम कितना है 10, मोलैरिटी कितनी है 0.25, एन फैक्टर कितना है 2 इजिकल टू, मोलैरिटी निकालनी है, वॉल्यूम कितना है KMnO4 का 10, मोलैरिटी ये रही, एन फैक्टर कितना है 5, इसको सोल्व करो। देखो ये कितना आ गया 25 दूनी 50, 0.5। अच्छा इस 10 से तो ये 10 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 0.5 इजिकल टू m इंटू 5। अब इसको सॉल्व करो, 5 ही कम 5, 0.1 आंसर आ गया है 0.1। यस 0.1 है। देखो बहुत सरल सवाल है, ठीक है। कॉपी पे करोगे ना बैठ के, तो अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस है तो मन मन में कर सकता है, अच्छा 5 इधर, इस तरीके से एन फैक्टर सब याद होते हैं बच्चों, जिसकी प्रैक्टिस होती है। तो फ्लो में अगर चीज़ें हो रही होती हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। समझ में आ गया बच्चों, ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कि इजी सा क्वेश्चन है, बीच बीच में इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं देखो, और बीच बीच में कैलकुलेटिव भी आ रहे हैं। तो अटकना नहीं है, हमें सॉल्व करते हुए चलना है। किसी क्वेश्चन में टाइम बच जाता है तो किसी क्वेश्चन में उस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ एग्जाम। वेरी गुड। तो अपने को क्या बोल रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सॉरी स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमने आपको पढ़ा रखा है CnOF, डोनर एटम, OX। तो C, सबसे पहले C देखते हैं, तो 2 में ही है डोनर एटम C। तो उसके बाद N किस में है, इसमें है, तो आंसर तो पहले ही सेलेक्ट हो गया, फर्स्ट आ गया, इजी हो गया। तो इसका इजी सॉल्यूशन है ये। अगले पे चलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था ये। अगला फिर से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है इसमें बच्चों, 2 मोल्स, पहले इसने बोला है कितने 2 मोल्स ऑफ आइडियल सोल्यूशन अंडरगो फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन कर रहा है, अरे वाह, फ्री एक्सपेंशन कर रहा है तो इससे आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सटर्नल प्रेशर 0। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन के फॉर्मूले से -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जब P एक्सटर्नल 0 होगा तो वर्क डन 0 हो गया। वेरी गुड, वर्क डन 0 हो गया तो आप क्या करोगे कि डेल्टा U इजिकल टू Q प्लस 2, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब W 0 कर दोगे तो डेल्टा U इजिकल टू Q आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। जब डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, और जब डेल्टा यू जीरो हो गया, ध्यान से समझना, ये थर्मोडायनामिक्स है, मन में हो जाती है, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक। जब क्यू जीरो हो गया, सराउंडिंग का क्यू जीरो हो गया, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि सराउंडिंग का क्यू जीरो है। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? सराउंडिंग की एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है क्यू सराउंडिंग अपॉन टी। जब क्यू सराउंडिंग जीरो है तो एंट्रोपी जीरो हो गई। देखो मन में क्वेश्चन कर दिया, समझ पा रहे हो? तो एंट्रोपी जीरो हो गई। किसकी एंट्रोपी? सराउंडिंग की एंट्रोपी जीरो कौन कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब सिस्टम की, अब देखो मैं आगे सॉल्व करूंगा भी ना भाई मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, ठीक है। ये होती है अप्रोच, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा। अरे सिस्टम की थोड़ी जीरो होगी, सिस्टम की जीरो थोड़ी होगी, सराउंडिंग की जीरो हो गई, बाहर की जीरो है। सिस्टम में तो कुछ ना कुछ निकलेगी ना, तो सिस्टम में तो ये जीरो कर दी, ये तो ऑप्शन कट गया, तो आंसर विल बी फोर्थ। बताओ, पेन उठाया? पेन भी नहीं उठाया, सिर्फ माइंड में अप्रोच चलती है। इस तरीके से आप थर्मोडायनामिक्स कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ पा रहे हो बच्चों? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट अ मोमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल आया, अच्छा सवाल है, इसमें कई बार बच्चे ने गलती करी है और कई जगह पे मतलब आंसर बच्चे लगा के आए हैं ये 1.5, लेकिन इसका आंसर 0.75 है। ऐसा मैंने सॉल्व किया था, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में चेंज कर रखा है, यहां पर गड़बड़ कर रखी है, ये 2 है। ये क्या है? 2 है। यहां पर 2a से रिएक्शन दी है, ना कि a से। कोफिशिएंट भी दिया है, बच्चे यही गलती करते हैं। बच्चों ये याद करते हो आप लोग, आप इसको याद करते हो, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू केटी याद करते हो, लेकिन जब अपने नोट्स खोलोगे तो यहां पर गलती करने की संभावना ही नहीं है। यहां पर जो कोफिशिएंट है वो यहां मल्टीप्लाई होता है केटी के बाहर, यही गलती है यहां। अब इसी से आंसर आ जाएगा। अब देखो समझो, इनिशियल तो बच्चों A नॉट ही है, बहुत बढ़िया। अब 80 आगे बोल रहा है भाई कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। कितने परसेंट कंप्लीट हो गई? 75%। तो बची कितनी? 25 का मतलब A0/4। तो टी टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? A0/4 इज इक्वल टू 2kT। समझ में आ रहा है? अब एलसीएम ले लो, 4 में से 1 गया 3, तो 3/4 A0 इज इक्वल टू 2kT। तो यहां से T कितना आ गया बच्चों? यहां से T आ गया A0 3/4, ओके, और नीचे आ गया 2k। ये रिलेशन बनी, समझ पा रहे हो बच्चों? ये रिलेशन बनी। अब इस रिलेशन में वैल्यू डालो यार, क्या कर रहे हो इतनी देर से? वैल्यू डालो। A0 की वैल्यू कितनी है? A0 की वैल्यू 2m, 2 डाल दो, 3 गुणा 2/4 गुणा 2। k की वैल्यू कितनी है दिख रही है यहाँ पे? अरे वाह, 1 दी है, 1, 2 से 2 कट गया। अब 3/4 का मतलब होता है 0.75। 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, समझ में आया? वेरी इजी क्वेश्चन था, छोटी सी मिस्टेक करवा रहा था आपको, आगे 2 लगा रखा था, मैं भी इसमें कंफ्यूज हो गया एक बार तो, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर ध्यान रख के आपको क्वेश्चन करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए बच्चों, क्योंकि सभी को पता है दो टाइप की बॉन्डिंग होती है इसमें, कोवलेंट बॉन्डिंग भी होती है, आयनिक बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग भी है और आयनिक बॉन्डिंग भी है। कोवलेंट, क्योंकि यहां पर देखो बच्चों, 4s इलेक्ट्रॉन और 3d इलेक्ट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो s अपनी अलग टाइप से बॉन्डिंग करता है और d अलग टाइप से बॉन्डिंग करता है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बोल सकते हैं। अगले स्टेटमेंट में क्या इसका रीजन भी दिया है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3d, यस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4s, यस। दोनों ही इंटरेक्शन करते हैं और मेटालिक बॉन्डिंग भी बनाते हैं और कोवलेंट बॉन्डिंग भी बनाते हैं, दोनों टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। तो बोथ आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट दोनों करेक्ट, कौन कौन से, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 61। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इस सवाल को देख के काफी बच्चे घबरा गए कि क्या आ गया भाई, कुछ नहीं है, सब क्लास में पढ़ा रखा है यार। देखो पढ़ो, ये स्लोप दे रखा है, XY एक इलेक्ट्रोलाइट है विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, द प्लॉट वर्सेस इसमें और इसमें। तो इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा स्मॉल कर लें। अच्छा क्वेश्चन है।
तो स्मॉल कर लिया हमने इसको। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस के रूट सी, दिस इक्वेशन है। अब आप अगर इसमें स्लोप देखोगे तो स्लोप बच्चों के ही तो होगा, माइनस के इज द स्लोप एंड स्लोप इज व्हाट माइनस 90, दोनों को इक्वल करो। अरे लैम्डा सॉरी माइनस का के इज इक्वल टू माइनस का 90, माइनस से माइनस कट गया तो के की वैल्यू आ गई। अब कुछ भी नहीं करना, अब सिंपल इसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर दो, पुट करो जरा। के की वैल्यू 90 पुट कर दो, 90 यहाँ पे पुट करेंगे। सी की, सी दे रखा है क्या, हाँ कितना 0.01, 0.01 का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 2 यहाँ पे रख दो और 90 यहाँ पे रख दो, वेरी गुड। और लैम्डा एम कितना दे रखा है 145 दे रखा है, ठीक है। 10 की पावर माइनस 2 जब रूट से बाहर आएगा तो 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, और 10 की पावर माइनस 1 जब 90 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 बचेगा, और 9 को 145 में दो लोगे तो 154 बनेगा। तो वेरी गुड, तो लैम्डा एम नॉट इज इक्वल टू कितना आया 154। इतना समझ में आया, कितना सरल सवाल है। उसके बाद बोल रहा है कि x की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है तो y की बता दो, सिंपल है, दोनों को जोड़ दो, खत्म करो। तो लैम्डा एम नॉट क्या है 74 को जोड़ो प्लस x मान लो, x किसके लिए माना है, x मैंने माना है y की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, हमें x ही तो निकालना है, बस इसमें से माइनस करो। 154 माइनस 74 इज इक्वल टू 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अपना पढ़ाया हुआ एक बच्चा सही करके आया है, मजा आ जाता है। अगर कोई पढ़ाया हुआ बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन पेपर के अंदर सही करके आता है इतने प्रेशर में, तो टीचर बड़ा हैप्पी होता है। बहुत बढ़िया, मन अच्छा हो गया जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। आई थिंक आप समझ आ गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। ये एक सरल सा क्वेश्चन है, कंबशन रिएक्शन से आया। तो कंबशन में जरा देखो, अमाउंट ऑफ कार्बन अपॉन दिस, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन है, आप इसकी इक्वेशन लिख लो यार। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब ये होता है, ये तो कितना होता है C4 होते हैं, 3 3 6 7 8 9 10, H10 होते हैं, और प्लस O2 से रिएक्ट हो रही है तो क्या बन रहा है CO2 बन रहा है, और क्या बन रहा है प्लस H2O बन रहा है। बहुत बढ़िया, C4 हैं C4 कर दो, H10 हैं यहाँ पर H5 कर दो, 5 दूनी 10 हो गए, O कितने हो गए 4 दूनी 8, O इधर हो गए, और 5 13 हो गए, 13 हो गए तो यहाँ हम 13/2 कर देंगे। जब ऑड नंबर आता है तो मैंने बैलेंसिंग सिखा रखी है कि 13/2 कर दो, समझ पा रहे हो। अब इक्वेशन उठा लो, क्या क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन है 116, भाई 116 है, इसका मोलर मास से डिवाइड करना है। यहाँ पर कितना होता है 12 चौक 48, 48 और 10 58, तो यहाँ 58 से डिवाइड करेंगे और तो यहाँ 2 मोल आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे 2 मोल। आपसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली है, कितनी निकली है निकाल रहे हैं, तो 2 मोल इसके आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल हो गए, 4 ये इधर रखा है तो 4 दूनी 8, 8 मोल हो गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है 44 होता है, तो 44 से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आएगी 8 चौक 32, 2 8 चौक 32 और थर्ड वो आ गया 8 चौक 32 और 3, 32 और 3 कितने हो गए 32, 33 34 35, 352 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, सिंपल सवाल है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, सॉल्व हो गया ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं स्लाइड को, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो आपको एक सिंपल सा एक ग्राफ दे रखा है, सिंपल सा एक ग्राफ दे रखा है, तो इसमें हमें करना क्या है, तो इस वाले ग्राफ की इक्वेशन आपको पता होती है, पहले उसे ही ना लिख लो, ln A माइनस EA अपॉन RT, ये हमने लिख ली, बहुत बढ़िया। अब आपको एक ग्राफ में एक पॉइंट दे रखा है जो कि y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट क्या होता है जो यहां पर लिखी है वैल्यू, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो ln A की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो ln A की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 6 हो गई, बहुत बढ़िया। ln A की वैल्यू तो आ गई है यार, तो यहां पर ln A की वैल्यू रखी जा सकती है। अच्छा बताओ k की वैल्यू कितनी है, बहुत बढ़िया, ई स्क्वायर रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर, थोड़ी मैथ लगानी पड़ेगी। अब मैथ बच्चों की वीक होती है बायो में, लेकिन हमसे पढ़ने वालों की स्ट्रांग होती है, बहुत बढ़िया। तो ln की जगह पर k की जगह पर आप ई स्क्वायर रखोगे तो पावर इज इक्वल टू ln A की जगह क्या रखोगे 6 रखोगे, माइनस EA अपॉन R, R दिया है क्या,
एक्टिवेशन एनर्जी भी दी है 6.64। अच्छा भाई किलो जूल है तो जूल में बदल लेना, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, सब कुछ करना है ऐसा आराम से बैठ के, मैं तरीका बता रहा हूँ, छोटी सी कैलकुलेशन आप करना। 8.3 गुणा टेम्परेचर हमें निकालना है, और ये देखो जरा इसको सॉल्व करें, ये 2 बाहर आएगा तो 2 ln E, और यू नो दैट ln is 1, ln E is 1, ये चीज 1 हो जाएगी तो इधर साइड 2 आ जाएगा, इधर साइड 6 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 4 0 आ जाएगा अपॉन 8.3 आ जाएगा इंटू टी आ जाएगा। वेरी गुड, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, टी सॉल्व करो 200 आ जाएगा यार। अब इतना तो करो यार, समझ पा रहे हो? अच्छा सवाल था, कई लोग इसमें गलती करे आए हैं, लेकिन अच्छा सवाल था। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आसान है, दिस इज द जेई मेन टाइप क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ नीट लाइक क्वेश्चन है, ये जेई मेन टाइप क्वेश्चन है। ऐसा करवाते हैं किसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं आए। जितने भी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गेम से बाहर हो गए। एक तो गेम से बाहर कौन हो गए? जो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने वाले हैं। कंसेप्चुअल पेपर है, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने थे, इसमें जितने आते हैं उतने भी करे आया हुआ ना बच्चा, कॉलेज मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन करने वाले की जो आदत बनी हुई है, मैं तो 720 लाऊंगा, नहीं, इस पेपर में 720 आएंगे एक आध के, लेकिन 720 के चक्कर में मत पड़ते। तो इस तरीके की तैयारी आपको करनी चाहिए हमेशा। अगला स्टेटमेंट है, ठीक है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है NaCl कॉन्सेंट्रेट H2SO4 MnO2। अरे भाई क्लोरीन गैस प्रिपेयर करने का विधि है ये, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बनाने की विधि है ये। तो क्लोरीन गैस बनाने में देखो जगह MnO2 होता है वो MnSO4 में जाता है, यू नो दैट। किस में जाता है? MnSO4, और यहाँ +2 है तो यहाँ पर कितना है? +4 है, और +4 से +2 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर रिडक्शन बोला है तो गलत हो गया ये। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें अगर हम, तो NaI सेम यहाँ पर आयोडीन गैस बनाने की प्रिपरेशन हो गई है, और आयोडीन गैस बनाने में भी यहाँ पर ये MnSO4 में जाएगा, और MnSO4 +2 होता है और Mn उसमें +4 होता है, तो +4 से +2 में जाएगा तो रिडक्शन हो रहा है, और इसमें दिया भी रिडक्शन है, मतलब दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, आंसर 4। इतना सरल है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं। Among the species given below, the spin only magnetic moment is highest। बहुत बढ़िया। अच्छा पहले तो यही देख लो, देखो इन तीनों में देखो तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग को ध्यान में रखना है। कई बच्चे पेयरिंग के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट पर गलत कर रहे हैं बच्चे कई क्वेश्चन। तो जरा Mn को देखो, मैं आपको सिखाता हूँ। Mn की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? S2D5, सबको पता है S2D5। 6 में से 3 या 3, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की 3 है, तो 3 निकालो पहले, एक निकाला, एक इसमें से, 2 इसमें से निकाले, एक इसमें से, तो D4। अब D4 में पेयरिंग गलत करी है बच्चों ने, क्लास में बताता हूं, उसके बाद गलत करते हैं, मेरा क्या फॉल्ट है? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं पेयरिंग समझाता हूं। इस क्वेश्चन में कई बच्चे 0 आंसर, मतलब इसका लोएस्ट मान गए। कैसे? बच्चे कह रहे हैं पेयरिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करेंगे। अबे पेयरिंग करो, लेकिन जो तरीका बताया जाए क्लास में उसके अकॉर्डिंग करो। ये देखो यहां पेयरिंग हुई, और बच्चा इसे भी पेयरिंग कर रहा है, लेकिन मैंने लिखवा रखा है क्लास में क्या, कि 3 ऑर्बिटल के बाद पेयरिंग नहीं होती है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होंगे, ये 2 के 2 रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। इसमें निकालोगे 1 आएगा, इसमें भी आप निकाल सकते हो, इसमें भी आप निकाल सकते हो। पेयरिंग का ध्यान रखना, आंसर पहला है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में कम आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा के बाकी सब में कम आ रहे हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन गलती करवा रहा था आपसे। तो गलती तो करवाएगा यार, एग्जामिनर बैठा ही इसलिए कि गलती करें, छटनी हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वेट अ मोमेंट, अगला क्वेश्चन, द लेंथेनॉइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया कॉन्फ़िगरेशन क्लास में लिखवा रखी है, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, जाके आप वेरीफाई करो, हॉफनियम आंसर आ रहा है। समझ पा रहा है?
सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्फ़िगरेशंस देखो जाके सब पता चल जाएगा, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ द टेट्रा अमाइन, अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम छांटना है हमें, टेट्रा अमाइन, अमाइन तो 4 हैं, कितने हैं 4। अच्छा पहले तो यही देख लो 4 अमाइन किसमें है, इसमें भी है, लेकिन ये वाटर अलग से क्यों लिख दिया भाई, एक्वा तो बोला नहीं ना, वाटर ही गलत है, गलत है ये। अच्छा ये भी देखो कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, क्वेश्चन स्मार्टली करो, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी आ रही है, 2 आ रही है, आप चेक करो 0 -2 2 आ गई, 0 0 -3 इसमें 3 आ रही है, एक तो ये ले सकते हैं, 0 -2 इसमें 2 आ रही है, खत्म, 0 0 माइनस एक तो +3 इसमें आ रही है, ठीक है। अब बात आती है 2 हमारे +3 वाले ऑप्शन आ गए, अब इसमें सेलेक्ट कर लो कौन सा है, टेट्रा अमाइन होना चाहिए, उसके बाद क्लोराइडो भी तो है, क्लोराइडो भूल गए क्या, तो आंसर चौथा आ गया, खत्म, समझ गए, इजी था, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 68 के बाद 69, बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा, अच्छा अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कई लोग तोते खराब हो गए कि भाई ये नहीं हो रहा, तो ये कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन है, यू नो दैट कार्नोट साइकिल, तो ये कार्नोट साइकिल छोड़ो, जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे सवाल करो यार, आपको सबसे पहले मार्क करो पूछा क्या है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मार्क करते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ ये रहा है बच्चों कि 2 4 कहाँ गया, अच्छा इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस 2 and 4, अरे मार्क तो सेलेक्ट कर लें, W1 W3 W, अच्छा पूछ क्या रहा है, तो स्टेटमेंट वर्क डन के स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वर्क डन के स्टेटमेंट है, अच्छा वर्क डन चेक कर लेते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन से, W1 पहली स्टेट ये रही, पहली स्टेट ये रही, इसमें कुछ कांस्टेंट है, हाँ भाई है, टेम्परेचर, तो आपको एंट्रोपी वर्क डन के फॉर्मूले पता होते हैं ना, वर्क डन के, और क्या क्या वेरी कर रहा है, वॉल्यूम, प्रेशर, तो वॉल्यूम के टर्म में वर्क डन का फॉर्मूला बता दो यार, W1 का 2.303 एलन में है, ठीक है, एलन हर जगह एलन ये वो एलन नहीं है, ये लॉग वाला एलन है बच्चों, तो 2.303 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम एलन के टर्म में बोल रहे हैं, तो nRT एलन V2/V1, ठीक है, एलन V2/V1, तो nRT, अब n मोल कितने हैं, मोल 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 कहीं दिए हैं भाई, हाँ दिए हैं, ये रे मोल, 1 मोल, n की जगह क्या आ गया 1 मोल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे बोला है कि R की वैल्यू कैलोरी में लो, मतलब आंसर कैलोरी में निकालो, तो n 1 हो गया, R 2 हो गया, T को माना नहीं है तो 2T, तो पहले में 2T1 दिख रहा है माइनस के साथ, ln V2/V1, ये टर्म बिल्कुल सही है, ये टर्म बिल्कुल सही है। दूसरी टर्म देखो, दूसरा वर्क डन को जोड़ रहे हैं थर्ड वाले में, थर्ड स्टेट किधर है बच्चों, ये रही थर्ड स्टेट, तो इस थर्ड स्टेट के अंदर कुछ कांस्टेंट है, हाँ फिर से कांस्टेंट है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर की टर्म फिर गायब हो जाएगी, फिर हमें वर्क डन का फॉर्मूला सेम, n माइनस nRT, n तो 1 है, 2T2, अब यहां पे आएगा क्या 2T2, अब वॉल्यूम कौन से लेने, 4 और 3 वाले, V4/V3, सॉल्व पहला ही सही है, बात ही नहीं, खत्म हो गई, आगे जाने की बात खत्म हो गई, पहला ही सही है। एक आसान सा क्वेश्चन था थर्मोडायनामिक्स का, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायग्राम देख के घबरा रहे हैं बच्चे, फिजिक्स में बहुत पढ़ते हो आप कार्नोट साइकिल्स। अगले पे चलते हैं, वेरी गुड, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल दिस, फटाफट करते हैं अब, है ना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, यस, बिकॉज नाइट्रोजन में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, P3, तो उससे तो कम होगी, P3 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। और फ्लोरीन तो आगे बैठा है भाई, उससे तो ऑलरेडी कम ही है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाफ फील्ड, अरे वाह, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बोथ A एंड R करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों, हैं आगे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सोल्यूशन, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट बताने हैं,
कौन से सही है कौन से गलत है। पहला देखो, एन आइडियल सोल्यूशन दस फॉर्म्ड राउल्ट लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन। यस 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 यस, व्हाट आइडियल सोल्यूशन किसको फॉलो करता है? राउल्ट लॉ को यार। पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन। यस, व्हाई? बिकॉज आपको सिखा रखा है क्या कि क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, और मैंने आपको बता रखा है जब एक कार्बन पर 3 क्लोरीन जुड़ जाए तो उस कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मल कार्बन के केस में, इस कार्बन के केस में होता है। अब एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? एसीटोन इज दिस, एसीटोन ये होता है, तो इसके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर दोनों मॉलिक्यूल के बीच में हो गई तो इंटरेक्शन क्या हो गए? बन गए। और जब इंटरेक्शन बन जाते हैं तो कैसा हो जाता है? नेगेटिव डेविएशंस। ठीक है। अच्छा, एनिलीन और फिनॉल, नहीं नहीं, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, विच इज इनकरेक्ट। ए एंड बी करेक्ट। समझ गए बच्चों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है ऑर्गेनिक आई है, आसान क्वेश्चन है लेकिन गड़बड़ करवा रखी है। कोई बात नहीं, तुम देखो कि इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है। दिस इज हाईली न्यूक्लियोफाइल या फिर हाईली बेस। पता है एक अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, कि कई बच्चे सोचेंगे यार ये तो बेस है, ग्रिग्नार्ड में तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, ये कुछ बेस है। अबे भाई ध्यान से देख, ध्यान से। कैसे? नेगेटिव चार्ज इज मोर बेसिक देन लोन पेयर्स। पता है तुझे? ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज मोर बेसिक, दैट्स व्हाई दिस इज नेगेटिव चार्ज, इट इज मोर बेसिक, दैट्स व्हाई दिस बेस है। ये बेस था, अब नहीं है, अब ये क्या बन गया? एसिड। तो जो बच्चे रटते रहते हैं ना ये चीज तो हमेशा बेस ही रहेगी, अरे किसने कहा? दूसरा अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए तो वो एसिड बन जाएगा, तो एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस, तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, तो आंसर विल बी क्लियरली 4। समझ पा रहा है? बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। 73 क्वेश्चन। 73 क्या स्टेटमेंट बताना है? बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है क्या? हाँ 4 होती है। BF4 माइनस का एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, 4 बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, आगे चेक करूं क्या? मैं क्यों करूं जब पहला मुझे सही मिल गया तो। बहुत बढ़िया, अगले पे चलते हैं। नो, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं। पहले तो इसको स्मॉल करते हैं। ये क्वेश्चन देख के कई बच्चे घबरा रहे हैं, तो करें सॉल्व। देखते हैं बच्चों क्या है। द प्रोटीन अंडर को रिवर्सेबल थर्मल, इतनी बात नहीं, हमें तो इक्विलिब्रियम दिख रही है, हमें इक्विलिब्रियम दिख रही है, जो भी बोलते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अपने को इक्विलिब्रियम दिख गई। कंसंट्रेशन ऑफ N और D आर इक्वल। अच्छा, N और D आर इक्वल है तो बस RHS अपॉन LHS दोनों की इक्वल है, काट दो, 1 आ गया, K तो 1 आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ गया बच्चों। बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 आ गया। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी है, चेंज इतना है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालना है बच्चों। यार क्या करना है? तो अपने को क्या करो, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T। यस, Q अपॉन T। अब Q कितना है? Q तो हमें क्या दिया है? एंथैल्पी चेंज दिया है, तो एंथैल्पी चेंज भी एक तरह की हीट होती है, तो ऊपर रख दो 666 किलो जूल में है। ठीक है भाई, एक तो ये रख दिया। S की वैल्यू भी किलो जूल में निकालनी है, बोल रहा है। अच्छा, T टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया? तो अपने को 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 60 है, तो 60 में पहले 273 हम जोड़ रहे थे यहाँ पे, 273, 3 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1 3 333। दैट्स व्हाई टी टेम्परेचर हमने रखा यहाँ पे 333 और डिवाइड करा 2। तो ये एक सरल सा क्वेश्चन था। बच्चे देख के उल्टी सीधी लैंग्वेज देख के इसमें सोच रहे हैं कि यार क्या क्वेश्चन है, लेकिन हमें खुशी है हमारा बच्चा इसमें सॉल्व करके आया है, 2 लगा के आया है, बड़ी खुशी होती है ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चा करके आता है तो। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला एक आसान सा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। ठीक है, PCl5 क्या होता है बच्चों? PCl5 होता है ट्राइगनल बाई पिरामिड, मैच करो। BrF3 क्या होता है? स्क्वायर पिरामिड। BF4 माइनस क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। मैचिंग अपने आप कर लेना, जो आंसर है लगा लेना। समझ में आ रहा है? 75 क्वेश्चन हो गया।
75 क्वेश्चन के बाद यहां पर देखो जरा, ये ब्यूटूइन। अब मैं इसमें अपनी ट्रिक लगाऊंगा बच्चों, मेरे को तो अपनी आती है, अब मैं इसमें प्रॉपर करके नहीं दिखा रहा, मैं अपनी ट्रिक से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस है, ट्रांस मतलब ये, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बच्चों को सिखा रखे हैं अपनी ट्रिक से। तो ट्रांस है बच्चों। अच्छा, Br2CCl4 क्या होता है? ये एक एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन में क्या करना होता है? उल्टा करना होता है। जो भी रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन उसको उल्टा करो। रिएक्टेंट ट्रांस है तो सिस करो। तो सिस का मतलब क्या है? दोनों जो Br हैं वो सेम साइड से आएंगे, और जब दोनों Br सेम साइड से आएंगे तो मीजो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मन में करते हैं ये सब चीजें, मीजो प्रोडक्ट बनेगा। अब चेक करते हैं क्या ये मीजो बन सकता है। भाई मीजो के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन में एवरी एंटी पोजीशंस आर सिमिलर है। ये कहाँ है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अब जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ाई करे बच्चों, है तो मैं पूरा नहीं समझा सकता इसे। तो ये ऐसे होता है क्योंकि इसके लिए डिटेल मैकेनिज्म लगती है पीछे कि कैसे कैसे, ये तो ट्रिक बना रखी है अपने। ठीक है, अब आते हैं सिस 2 ब्यूटीन। सिस है, अब देखो इसमें क्या है? सिस है। अब सिस में क्या है? फिर से वही वाले KMnO4। अब KMnO4 क्या होता है? एक सिस एडिशन होता है। सिस का मतलब होता है सेम टू सेम। अब सेम टू सेम में हमें ये सिस है तो सेम टू सेम सिस का सिस ही रहेगा, और सिस का सिस रहेगा तो दोनों OH कहाँ है? सेम साइड से आएंगे, तो ये भी मीजो बनेगा। बहुत बढ़िया। क्या ये मीजो हो सकता है? बिल्कुल। ये रोटेशन करके देख सकते हैं। सेम चीज के ऊपर अगर मैं पीछे वाले कार्बन को मूव करके इसके पास लाऊंगा तो ये वाला कार्बन इसके पास आएगा और ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आएगा। सेम चीज के ऊपर आ जाए तब भी मीजो हो सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब पहला गलत दूसरा सही, लगा लेना जो भी आंसर है। समझ में आया? लगा आप लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये चीज है, ये क्या है? देखा है, लिंडलार कैटलिस्ट। नाम बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लिंडलार कैटलिस्ट। बहुत बढ़िया। तो लिंडलार क्या करता है? लिंडलार करता है कि सिस एडिशन करता है। तो इसका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? सिस, MEPHHH, सिस बन जाएगा। ये बर्थ रिडक्शन है, और बर्थ रिडक्शन क्या देता है? ट्रांस। ठीक है, तो सिस और ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। K and L आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देन K and L आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला सही है, और चेक मैं नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो बच्चों? एक तो ये हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अब स्टार्टिंग में भारी था, अब इजी आ रहे हैं। फेसियल मैरीडोनल को चेक करने की जरूरत नहीं है। A3B3 देखो, पहला आंसर लगाओ। ठीक है, A3B3 देखो। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है, कहाँ गया? क्या पूछा? करेक्ट आंसर बताओ। करेक्ट आंसर, LiLH4 CN को CH2NH2 में करता है, तो बीच में एक कार्बन आ गया CH2, तो एनिलीन तो नहीं बना, पहला कट गया। हॉफमैन ब्रोमाइड CO डिलीट करेगा, अमाइन बनाएगा, ये सही है। NaBH4 ये नहीं करेगा, इसको NO2 को नहीं करता, गड़बड़ करता है। हाइड्रोलिसिस में यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर H आके ये अमाइन बन जाएगा, तो D सही है। तो कौन कौन से सही हो गए? B and D। लगा लो अब अपने आप, B and D। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हो गया 79 के बाद क्या है? अगला सवाल। भाई इस क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा हो, आपको मैं आंसर बता रहा हूं, मेरी समझ से बाहर है। ये क्या किस सनफ्लावर में होता है, ग्रीन लीफी में होता है। ये बायो के क्वेश्चन डालने की, एक दो क्वेश्चन गड़बड़ डालने की आदत है NTA की। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। कहाँ गया भाई मैचिंग? ठीक है, आंसर सेकंड आ रहा है इसका, आप चेक कर लेना। मेरा काम आंसर बताना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। विटामिन ए में किस में मिलता है, मीट में मिलता है, किस में मिलता है, अपने आप देख लेना। ठीक है, ये बायो वाले बच्चों को पता होता है। इसमें अगले पे आ जाओ। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइन। तो डिक्रीजिंग बताना है। क्या एक सरल सा क्वेश्चन है। 5 दूनी 10, 10 का आधा करो 5। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 का आधा करो 3, -2। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सेकंड आंसर आ गया। समझ पा रहे हो? अब इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। अभी तक भारी जितने थे डिस्कस कर दिए, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। इसमें 4 ऑप्शन अलग अलग हैं। बहुत बढ़िया, ये भी बड़ा आसान में। अच्छा याद करो, अगर किसी ने हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था। एल्डोल कंडेंसेशन का डिक्टो सवाल है, अच्छे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब मैं इसको उसी ट्रिक से करता हूँ जैसे मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको वीडियो के अंदर। तो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल के लिए मैंने क्या बोला था? अल्फा बीटा अनसैचुरेशन चेक कर लो, अगर है तो एल्डोल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, अरे यार अल्फा बीटा गामा, ये तो बीटा गामा आ गया, पहले में ही समझ में यही नहीं दे रहा, तो पहला आ गया आंसर। अगर आगे चेक करना चाहते हो चलो करो, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा ये तो वाइट मार्कर हो गया, तो अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा सारे दे रहे हैं, पहला नहीं दे रहा। देखो दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये। ठीक,
अगले सवाल पे चलते हैं। अरे ये भी वाइट है तो हम ब्लैक मार्कर थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन एक लाइन का है। ये क्या बोला है, ये कंपाउंड हैविंग द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन किस में होगा, आप बना के देखो यार, 1 3 कॉन्जुगेशन आ जाएगा, ठीक है, आपको सभी को आता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन। और पैरा नाइट्रो, वाइट ले लेते हैं, साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जरूर देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का जो ऑक्सीडेशन होगा किसके साथ, KMnO4 के साथ, तो नाइट्रो ग्रुप तो ऐसे ही रहेगा और पैरा वाली पोजीशन पर COOH बन जाएगा। तो बताओ क्या ये बेंजोइक से स्ट्रॉन्गर है? यस स्ट्रॉन्गर है, पहला सही है, क्योंकि -M इफेक्ट लग रहा है, समझ पा रहे हो। अगले में देखो पैरानाइट्रोटोलुइन, अब आता है बच्चों टोलुइन। पैरा नाइट्रो है और टोलुइन है, तो अब ये नाइट्रो कन्वर्ट होगा किसमें, नाइट्रो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या पूछा आगे, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मोर बेसिक देन, यस ये CH3+ है, ये मोर बेसिक हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया। अपने आप आंसर लगा लेना बच्चों, समझ में आ गया, दोनों स्टेटमेंट बता दिए मैंने, सही है। अगले पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। भाई याद कर लो, ये आपको पता होगा KMnO4 को जब हीट करते हैं तो K2MnO4 बनता है और K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ठीक है, बहुत इजी है। मैंने बोला ना आगे क्वेश्चन आसान है। तो देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 86 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे देख लेते हैं फटाफट। ये देख के समझ में आ रहा है, इटार्ट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। हम नेम रिएक्शन की सीरीज चला रहे हैं, अगले साल वाले बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी, ठीक है। ये इटार्ट रिएक्शन है। इटार्ट रिएक्शन क्या बनाता है, फटाफट से बताओ। CHO बनाता है, CHO बना देता है, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें क्या है कि P बना दिया इसने। अब ऑप्शन देख लो भाई क्या क्या चीज़ें हैं, पढ़ना। CO2 तो ब्रिक्स, ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। कंपाउंड P कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय बेंजीन एनहाइड्रस दिस, अच्छा ये सब कुछ नहीं है इसमें, ठीक। ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर दिस इज प्रेसिपिटेट कंपाउंड P ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ, वेरी गुड। इस स्टेटमेंट में मिल गया मुझे कौन सा, स्टीफन्स रिडक्शन, सॉरी स्टीफन्स, सॉरी नाम भूल गया मैं, नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, मुझे काम पता है इसका, नाम भूल गया हूं मैं। रोजेनमून रिडक्शन, यस रोजेनमून रिडक्शन हो गया, COCl को ये बना देता है, तो आंसर विल बी 4, वेरी गुड। अगले पे चलते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए। 1 से 1:3 किसमें है, अरे भाई किसमें दिखाई दे रहा है, ये आयन 1 और ये आयन 3, आंसर विल बी 3rd, वेरी इजी। अगले पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। अरे ये तो सरल सवाल है, आपको बताना है कि कौन सा प्लॉट सही है, कौन सा प्लॉट सही है, कौन सा खरीदना चाहिए हमें प्लॉट, हमें खरीदना चाहिए ये वाला प्लॉट जिसमें 2 नोड हैं, 2 नोड हैं। इसने बोला है कि कहीं पर 2 नोड फिगर, अच्छा रेडियल नोड्स, द फिगर रिप्रेजेंट, अच्छा 2 लिखा तो है भाई, 2 रेडियल नोड, जितनी जगह पे कट करेगा उतने रेडियल नोड, तो आंसर विल बी C। अगले पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन रह गए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी। पोलैरिटी में बच्चों देखो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद अल्कोहल रहेगा, उसके बाद आपका ये रहेगा, इसमें डाइपोल होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर है, ये तो 2 ऑक्सीजन है, और इसमें तो ईथर है, ये नॉन पोलर रहता है, मतलब एक तरीके से। तो लगा दो क्या हो गया, DBCA, चौथा आंसर आ गया, खत्म। अगले पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ नियोन 2। नियोन 10 होता है और 10 और 10 20 होता है, बहुत बढ़िया, और 20 तक ही हमारे सिलेबस में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और लास्ट में जाके 2p-Z आता है, और Z किसका है, एंटी बॉन्डिंग का है। तो एंटी बॉन्डिंग का 2p किधर है, वो भी सिग्मा वाला, तो ये आ गया, बहुत बढ़िया। पेपर हो गया डिस्कस, मैं भी थक गया, पहले तो पी लेते हैं पानी। ओवरऑल पेपर कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता दियो, कैसा लगा, ठीक है। ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा सा तो भारी था, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए था ये पेपर। ये पेपर तुक्के वाले बच्चों के लिए नहीं था, जो फार्मूले पढ़ते हैं, सिर्फ फार्मूले पढ़ के बस ऐसे ही, जो गली मोहल्लों के टीचरों से पढ़ के और सोचते हैं फार्मूला लगा के आ जाता, अब तक जैसा चल रहा है एक्चुअल पेपर ऐसा ही आना चाहिए। रियल टैलेंट को खोजने के लिए पेपर ऐसा आना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी तो कोचिंग की वैल्यू बढ़ेगी यार, समझ पा रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी गुड।